नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले बजट की हलवा सेरेमनी खत्म हो चुकी है, यानी कि बजट की छपाई शुरू हो चुकी है। क्या होगा इस बजट में, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ऐसे में किसानों या कृषि के लिए इस बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए, इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती 3 कृषि बिल से असंतुष्ट किसानों को संतुष्ट करने की चुनौती भी है। साथ ही साथ पिछले बजट की बात करें तो इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में 4,916 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया था, जिसमें इस बार सरकार कितना बढ़ोतरी करेगी ये देखने वाली बात होगी। जबकि किसानों की आय दुगुना करने की चुनौती भी सरकार के सामने है। सवाल यहां पर एक और भी आता है कि 1950-51 की अगर जो बात करें तो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 55.4% अंशदान था, जो आज लगातार घट रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों लगातार कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कम होता जा रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहां पर यह है कि बजट पेश होने वाला है और इसमें कृषि जो है, भारत की 60% जनसंख्या इसी पे करीब करीब निर्भर है। ऐसे में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लोगों के रोजगार का और आजीविका का एक तरह से साधन भी है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में सरकार को क्या उपाय करने चाहिए इस बजट में कि उनकी आय दुगनी हो जाए। जी, जैसा कि सरकार दावा करती है। मेरे हिसाब से सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट या सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। जी देखिए आज हालात क्या है। आज जिंदल जैसे व्यक्ति ने 5 करोड़ लेना हो, उसे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, क्योंकि शायद बिल्डर सबवेंशन हो। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति ने अगर 30 लाख की गाड़ी लेनी हो तो शायद उसे 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, क्योंकि गाड़ी में शायद कार के मैन्युफैक्चरर की सबवेंशन हो। बट हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, जो किसी भी आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जब पैसा चाहिए होता है तो उसे देना पड़ता है 12%, 15%, कई बार 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी, तो सबसे पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल की बजट से पहले सरकार से सिफारिश या रिक्वेस्ट है कि हमारे किसान भाइयों के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, हमारे अन्नदाता के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लाया जाए, ताकि हमारे अन्नदाता की खेती जो है कुछ प्रॉफिटेबल हो सके। दूसरा, हमारे अन्नदाता के लिए यील्ड बढ़ाने के लिए उसका उपाय किया जाए कि उसकी यील्ड कैसे बढ़ सकती है। तीसरा, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग का अरेंजमेंट किया जाए ताकि उसकी यील्ड जो है किसी तरीके से नष्ट ना हो। चौथा, उसका सामान मंडी तक कैसे पहुंचे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारे अन्नदाता को, किसान भाई को अपनी उपज का पूरे मूल्य हम दिला सके। देखिए होता क्या है, आपको करीब 10 साल पहले की एग्जांपल देता हूँ। आलू एक बार इतने हो गए कि उसका बाजार में खरीदार नहीं था, रेट रह गया 1 या 2 रुपए। तो हमारे अन्नदाता को, किसान भाई को अपनी मेहनत से उगाए हुए आलू सड़कों पर फेंकने पड़े। उसके 3 महीने बाद ही वो आलू हाउसवाइफ खरीद रही थी 26 रुपए किलो। तो पैसा किसने कमाया? हमारे अन्नदाता ने नहीं, बीच के बिचौलियों ने। तो ये होना चाहिए कि हमारे अन्नदाता का माल अगर उस समय कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता तो उसको भी पूरे पैसे मिलते और हाउसवाइफ भी सही मूल्य पे सामान खरीदती। तो इसके लिए अगर हमारे पास स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमारे अन्नदाता का भी फायदा और कंज्यूमर को भी जो महंगाई है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो हमारे किसान भाइयों को 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, स्टोरेज की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, डीबॉटलिंग, उसको मार्केट का पूरा मूल्य मिले,
और कंज्यूमर को भी ज्यादा महंगाई का बोझ ना उठाना पड़े, इसके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है लाइव मार्केट डेटा किसान भाई को अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कहाँ उसे उचित मूल्य मिल सकता है, ताकि वो वहां पे अपना उस मंडी में सामान बेच सके। इसके बाद आ जाता है सिंचाई, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होना। इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाए। हिंदुस्तान में होता क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉक्टर की रिसर्च बताती है, देश में एक ही समय पे एक जगह पे बाढ़ आई होती है, एक जगह पे सूखा पड़ा होता है जी। तो अगर हम रिवर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो जी। जहाँ एक्सेस पानी है उस केनाल में डाला जा सकता है, और जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए कि किसानों को जो है वर्षा की वेट ना करनी पड़े, उनको सिंचाई के इतने साधन हो कि उनकी उपज जो है प्रॉपर हो और उनको उसका प्रॉपर मूल्य मिल सके जी। साथ ही साथ फर्टिलाइजर में भी इस तरीके का एक्ट किए जाए कि फर्टिलाइजर किसान भाइयों को सस्ते मिल सके, और अगर किसान की फसल भगवान न करे किसी कारण से नष्ट होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, ताकि उसको कंपनसेट किया जाए जी। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जोर जो है किसान भाइयों के लिए इस बजट में होना चाहिए, और सरकार से मैं ये उम्मीद करूंगा कि करे, क्योंकि हमारा किसान भाई बड़ी दिक्कत में है, उससे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, और कई बार तो हमने ऐसी दुखद स्थिति भी देखी है कि कुछ हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है जब उनसे कर्जे नहीं उतर पाए। तो आई थिंक सरकार को इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई को हम समृद्ध बना सके, उसको खुशहाल बना सके। किसान भाई हमारा समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो उससे दूसरा फायदा भी है, हमारे गांव की हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था गांव से चलती है। गांव में पैसा आएगा, वहां से मंडी से आएगा, जिले में आएगा, फिर जाके दिल्ली जैसे शहर में आएगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ वो भी बढ़ेगी। और जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है, उसकी तरफ हम ज्यादा जल्दी बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे हुए हैं देश के लिए, तो किसान भाई को हम समृद्ध बनाएंगे तो उन खूबसूरत ख्वाबों की तरफ हम तेजी से बढ़ पाएंगे जी। खूबसूरत ख्वाबों की तरफ हम तेजी से बढ़ पाएंगे अगर बजट में इन बातों पर ध्यान रखा जाए। तो हमारे साथ दो और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कांग्रेस से दीप चंद राठौर जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जैसा कि अभी हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी ने ये बातें बताई कि अगर जो बजट में इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमारे किसान समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कि लगातार सरकार तो ये कह रही है कि हम आय दुगनी करेंगे किसानों की, लेकिन बजट से क्या उम्मीदें हैं? इस बार बजट में कुछ ऐसा होगा कि किसानों की आय दुगनी हो जाए? बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। आपने जो अपना व्यू दिया है वो भी बहुत अच्छा है कि किसान की आय डबल होना चाहिए, और सरकार की भी यही मंशा शुरू से रहती है कि हमारा किसान हरदम खुशहाल रहे। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए आपने देखा होगा कि जो हम किसान बीमा योजना जो लेके आए, अभी जैसे जिंदल साहब कह रहे थे कि फसल में कोई अचानक अगर कोई रोग लग जाए या बर्बाद हो जाए तो किसान को नुकसान होता है। तो उसके लिए पहले ही सरकार ने किसान बीमा फसल जो योजना शुरू से बनाई हुई है, और उसका किसान तक लाभ पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहा है। हो सकता है कुछ परसेंट ना ले पा रहे हो, उनको उसकी समझदारी ना हो, तो अगर वो भी अगर किसी विभाग से जुड़े और उसकी उन्हें जानकारी जरूर मिलेगी। तो वो किसान बीमा योजना सिर्फ इसीलिए है कि अचानक किसान की फसल में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई सूखा, कोई तुषार, कोई अन्य मुसीबत आने पे उसका लाभ लेके वो किसान जो है ना उस आपदा से बच सके, मतलब उसको जो नुकसान होने वाला था उससे सरकार के माध्यम उससे बाहर निकल सके। तो किसान बीमा इसीलिए है। अब रही बात जो उर्वरक की, उर्वरक हर दम सरकार ने सब्सिडी के ऊपर दिए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, और सिंचाई व्यवस्था किसान के लिए सरकार ने, आपने देखा होगा कि जो जिस तरह से किया है हर जगह पानी पहुंचाने की, पूरे जहां नहीं पहुंचा है वहां भी प्रयास है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसानों को पानी पहुंचाया गया है। तो
किसान के लिए सरकार हरदम सोचती रहती है। और मैं थोड़ा सा जो बात है जो आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 कृषि जो बिल थे जो पिछले साल सरकार ने जो वापस ले लिए थे, वो यही सब सोच के बनाए गए थे कि किसान की आय इससे बढ़े, किसान इससे अपनी फसल को डबल कर सके। क्योंकि जब कोई क्या होता है देवेंद्र जी, किसी चीज में जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसकी अमूमन वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। आप अपने आप कोई चीज को पैदाइश करते रहो, अपने आप ही घर में बेच लो, तो आपको उसका जो मूल्य जो है वो उसका सही मूल्य नहीं ले पाओगे। मगर जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसका मूल्य भी सही मिलता है और उसकी हमें सही जानकारी भी हासिल होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश में, हमारे खास करके हिंदुस्तान में जब तक प्राइवेट बैंकें नहीं थी, सरकारी गिनी चुनी बैंकें थी, गिनी चुनी भी नहीं थी, काफी थी, मगर आप उस टाइम सरकारी बैंकों का आप तरीका देखते थे कि हमारे जो बाबू होते थे 12 बजे बैंक में आते थे, फिर वो 1 घंटा अपनी टेबल सेट करने में लगाते थे और आधा घंटा काम नहीं करते थे, उसके बाद उनका लंच ब्रेक हो जाता था और शाम को 5 बजे बैंक का ताला लग जाता था। जब प्राइवेट बैंकें आई तो उन्होंने दिखाया कि काम कैसे किया जाता है। आज वही सरकारी बैंकें अपने रवैये को, ढर्रे को देख के बदल चुकी हैं। आज उनके भी अधिकारी हमने बैंकों में देखे हैं, सरकारी बैंकों के अधिकारी रात को 1-1 बजे तक हमने बैंकों में काम करते देखे हैं। ठीक है सर। तो जब प्राइवेट सेक्टर कहीं आता है तो बिल्कुल वो आप जो सोचिए कि उसमें ग्रोथ होती है। तो वो 3 जो बिल आए, तो क्या इस बजट से अनुमान लगाया जाए कि कृषि क्षेत्र में इस बार प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को कुछ मौका मिलेगा, दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें जो कृषि बिल में थी, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल सरकार की मंशा ये है कि किसानों को लाभ पहुंचाया जाए और उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर जुड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको अच्छे बीज उपलब्ध होंगे, उनको नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी, तो और उनका सीधा सा जो माल है, जो उनकी पैदाइश है, वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ेंगे तो सीधा वो मंडी तक पहुंचेगा, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उचित मूल्य उनको मिलेंगे। ठीक है। तो सरकार की मंशा शुरू से ये है कि किसानों को लाभ पहुंचे, मगर कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस लाभ से उनको हरदम वंचित रखती है। जैसे 3 कानून के लिए जो वो भी लोग जानते थे, मगर उस पर किस तरह से अरंगा डालने के बाद दिल्ली को घेर के बैठ गए और उन 3 कानून जो बिलों को वापस करवा दिया। उस टाइम किसान नहीं समझ पाए, मगर वो किसानों के हित के थे। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन सारी व्यवस्थाओं को कर पाए, प्राइवेट सेक्टर को ही लाएगी? नहीं, सरकार के अंदर सारी व्यवस्था है, मगर जहां प्राइवेट सेक्टर जुड़ता है वहां आप देखिए उन्नति होती है जी। मैं आपको यही जो बुराई है, सरकार क्यों नहीं निकाल पाती अपने कर्मचारियों के अंदर की यह बुराई, क्यों नहीं बाहर कर पाती? कहाँ कमी है? देवेंद्र जी, आपने देखा होगा सरकार ने बहुत सी बुराइयां थी उनको निकाल के बाहर कर दिया है, मगर जो 74 साल की बुराइयां हैं वो उसको आप एक झटके में जादू की। चलिए ठीक है, 74 साल पे पहुंच गए आप और बार बार 74 साल की बातें जी, बार बार जो 74 साल की बातें हैं वो आती हैं, लेकिन बात समझ से परे हो जाती है जब दूसरे पार्टी पर जाती है। तो ठीक है। देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड और समय लूंगा आपका। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन सरकारों ने 60 साल से अधिक शासन किया, उन्होंने इतनी कुरीतियां यहाँ पैदा कर दी। चलिए ठीक है, दिल्ली और पंजाब भी आपके साथ एक उदाहरण है, वो भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ सीख लीजिए कम से कम। ठीक है कैप्टन साहब, हम आपके पास आएंगे। दीपचंद राठौर जी, हम जल्दी से आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आखिर किसानों की प्रगति हो, किसानों की आय बढ़े, उनकी दशा में सुधार हो, बजट में ऐसे क्या प्रावधान होने चाहिए? क्या सोचते हैं? आदरणीय देवेंद्र जी, देखिए, बजट का मतलब होता है राहत पहुंचाना, लेकिन बहुत ही नकारात्मक और निराशाजनक ये बजट है। किसी भी तरह का कोई भी अभी तो बजट पेश ही नहीं हुआ सर, तो निराशाजनक कैसे हो गया? बजट तो रहा ना वही जी। देखिए,
कारण, क्योंकि इन्होंने पहले से कहा था कि 2014 के अंदर कि ये किसानों की आय डबल जी, लेकिन आज भी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। इनसे पूछिए कि आज जो आप बजट लेके आने वाले हो उससे क्या फायदा हो रहा है किसानों को, रोजगार के बारे में कितना आपने क्या करा, महंगाई के बारे में क्या करा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने ये घूम फिर के क्या कहा भी, ये कैप्टन साहब ने कि 74 वर्ष के अंदर और सभी सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं। लेकिन की दिल की मंशा तो कैप्टन साहब ने ये बताई थी कि पूरा सेक्टर प्राइवेट होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं, सारे रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये देश रुकना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन साहब ने आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सभी लोगों को बताया है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो मोदी जी ने जो वादे करे थे कि भाई चलो हमारी सरकार ने जो काम नहीं करा, हमारी सरकार ने जो अच्छा वो बजट पेश नहीं करा, लेकिन अब आपकी सरकार है तो आप अपना बताइए ना, आप क्या करना चाह रहे हो। नौजवानों के लिए आप क्या लेकर आ रहे हो, नई योजनाएं, महंगाई पे आप क्या लेकर आ रहे हो, किसानों के लिए आप क्या लेकर नहीं, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस क्या सोचती है कि क्या आए तो अच्छा होगा और बेटर हो सकता है? नहीं, कैप्टन आदरणीय देवेंद्र जी, देखिए आज सरकार किसकी है, बजट कौन पेश कर रहा है, लेकिन ये कैप्टन साहब अभी भी ठीक है दीपचंद जी, ठीक है। हमारे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आकाश जी। देखिए, मैं जो है किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रखता, बट एक नागरिक भी हूँ और एक इकोनॉमिस्ट हूँ, सारे दुनिया में देखा जाता है मुझे। मेरा ये मानना है कि आज कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, मोदी साहब के नेतृत्व में ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, 6.5% की जीडीपी ग्रोथ इससे एक्सपेक्टेड है, जो कि वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। तो आज हमें देखना होगा कि आज मोदी साहब के नेतृत्व में हम 6.5% जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बने हुए हैं। ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं, दुनिया भर की एजेंसीज कह रही है, दुनिया भर की इकोनॉमी को ट्रैक करने वाली एजेंसीज कह रही है। मैं कुछ डेटा रखना चाहता हूँ कांग्रेस के अपने मित्र के सामने। आज इंग्लैंड, यूके और जर्मनी जैसी कंट्री से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है। अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। चाइना लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में मात्र 0.4% की जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। तो इकोनॉमी तो आज की तारीख में तरक्की कर रही है, जीडीपी ग्रोथ में हम फास्टेस्ट हैं, ये तो सारी दुनिया के सामने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की सरकार इकोनॉमी को तेजी दे रही है, तरक्की दे रही है, वो चीजें हमारे सामने है। 80 करोड़ जो है हमारे गरीब भाई बहनों को अनाज मिला है, वैक्सीनेशन किया गया है पूरी कंट्री में, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ग्लोबल चैनल से भी मैं तो आता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। बट साथ ही साथ किसानों के लिए जरूर मैं चाहूंगा कि किसानों के लिए मैं एक आग्रह करूंगा कि एक दूसरे के ऊपर ना बोला जाए। जी दीपचंद जी, फैक्ट पे बात हो रही है। आकाश जी बड़े अर्थशास्त्री हैं, इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो फैक्ट रख रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। जी, का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे आप बोलने दिया जाए। दीपचंद जी हम आपके पास आएंगे। दीपचंद जी हम आपके पास। आपने कुछ नहीं बोला अर्थशास्त्री साहब ने, तो एक तरफ की बात मत करिए साहब, मुझे बोलने का फैक्ट तो कम से कम फैक्ट तो सुन लीजिए दीपचंद जी आप फैक्ट तो सुन लीजिए। जी आकाश जी जारी रखिए। कांग्रेस के मैं मित्र को बता दूं, मैं उनकी पार्टी की पूरी इज्जत करता हूं, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस पार्टी, बट मैं कुछ डेटा रख रहा हूं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in का डेटा नहीं है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। और उससे पहले मैंने खुद कहा है कि किसान भाइयों के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैंने खुद ये बात कही है शुरुआत में ही कि मैं चाहता हूं कि आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति की बजाय किसान भाइयों के लिए 0 इंटरेस्ट पे लोन लाया जाए। मैंने खुद कहा है कि किसान भाई के लिए स्टोरेज का जो है प्रोविजन किया जाए ताकि किसान भाई की इनकम बढ़ा सके। मैंने शुरुआत में कहा है कि किसान भाई को अगर हम समृद्ध बनाएंगे तो पूरा देश समृद्ध कर बनेगा। वो चीजें मैंने शुरू में कही है और मैंने शुरू में डिमांड रखी है कि बजट में सबसे पहला फोकस किसान भाइयों के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि किसान भाई की फसल नष्ट ना हो। दूसरी बात मैंने कही है किसान भाई को उपयुक्त मूल्य मिले फसल का, उसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा उसको लाइव मार्केट प्राइसेस हम इंफॉर्मेशन देते रहे ताकि किसान भाई को पता चले कि कहाँ मुझे मेरे उत्पाद का जो है सही मूल्य मिलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा
किसान भाई को फायदा मिले। और दूसरा मैंने खुद कहा है कि किसान भाई को उतना हम स्ट्रांग बनाएं कि वो बिचौलियों के जो है उसे एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ताकि किसान भाई को पूरा मूल्य मिले। हमें एक ऐसी चीज बनानी है कि जिसमें किसान भाई को भी उचित मूल्य मिले और साथ में गृहिणी को भी चीज जो है वो उचित भाव पे मिले, ताकि उसके लिए इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और किसान हमारा समृद्ध हो, किसान हमारा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। उसके लिए फर्टिलाइजर में भी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाए। इरिगेशन की मैंने खुद कही कि मैं इस सरकार को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवर्स को करेक्ट करने का प्लान लाया जाए, ताकि किसान भाइयों को हम वर्षा की तरफ जो है वेट ना करनी पड़े, उनको पास हमेशा सिंचाई मिले। तो मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। खुद जो है मैं खुद, मेरा परिवार खेती से कनेक्टेड रहा है, बट उसके लिए मैं खुद सजेशन दे रहा हूँ। लेकिन जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसकी अगर बात कर रहा हूँ तो उसको तो मुझे ना रोका जाए। एक हिंदुस्तान का इकोनॉमिस्ट होने के नाते जहाँ सरकार को मैं सुझाव दे सकता हूँ, वहीं अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसकी अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो ग्लोबल डेटा है, नोन फैक्ट्स है। आकाश जी, अब दीपचंद जी को भी सुन लेते हैं, आखिर उनके अंदर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। जी दीपचंद जी। देखिए, मैं जो हमारे माननीय अर्थशास्त्री मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आप बोलते हो किसानों की आय डबल होने की आपने जो बात उठी है, आज बताइए 8 साल हुए, क्या आज तक किसानों की आय डबल हुई? नहीं हुई। मैं इनसे एमएसपी का क्या लाभ मिल पा रहा है किसानों को? नहीं मिल पा रहा है ना। देखिए, आंकड़ों का जो मक्कर जाल भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में पेश करना चाहती है वो जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। हकीकत में अगर आप देखा जाए तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप फुल सब्सिडी क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो काटी थी क्या उसको बढ़ा देगी? पेट्रोल जो सब्सिडी काटी थी क्या भारतीय जनता पार्टी बजट के अंदर उसके अंदर सुधार लाएगी? जो मनरेगा बजट काटा था भारतीय जनता पार्टी ने बजट में, या जो हमने देखा कि हॉस्पिटलाइज का जो बजट कम करा, क्या उसमें सुधार लाएगी? नहीं लाएगी ना। देखिए, जो बजट होता है ये बिल्कुल बजट पूंजीपतियों के लिए होता है, आम जनताओं के विपरीत ये बजट होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, देखिए, वाहवाही करना अलग चीज है, तारीफ करना अलग चीज है, लेकिन धरातल पे बजट का अंदर किसी को फायदा हो रहा है तो पूंजीपतियों को हो रहा है। इसे मैं खुले मन से कहना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है, जो 140 करोड़ की जनता है, उसके अंदर 125 लोगों का ही फायदा हो रहा है इस बजट से। ठीक है दीपचंद जी, हम धरातल की ही बात कर लेते हैं और पुनः आकाश जिंदल जी के पास जाएंगे और एक सवाल करेंगे। धरातल की बात है कि जो भी बजट में खर्च होते हैं शोध पर, कृषि शोध पर, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% ही खर्च किए जाते हैं, जबकि यहीं अमेरिका में उस शोध पर 4% तक खर्च किया जाता है। तो सर, कहीं न कहीं कृषि शोध में पिछड़ने का और कृषि को पिछड़ने का क्या इसे दोष दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में हम कम खर्च करते हैं? बहुत आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, कृषि शोध यानी एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च पे हमारा एलोकेशन कहीं ज्यादा बढ़ना चाहिए। आई एम टोटली विद यू माय डियर फ्रेंड। एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंकर वाला आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं बड़ी खुशी है कि इतने इंटेलिजेंट एंकर के साथ मैं शो कर रहा हूँ। बिल्कुल, एग्रीकल्चर रिसर्च पे सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्चा बढ़ेगा उससे पूरे देश का फायदा है। पहले तो हमारे अन्नदाता की कमाई बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। आज क्या है, अन्नदाता को कमाई नहीं होती और जो कंज्यूमर है उसको इन्फ्लेशन भोग करना पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर रिसर्च करके हम किसान की यील्ड बढ़ा लें, आउटपुट बढ़ा लें, तो आज मेरा किसान भाई जो 3 लाख रुपए साल के कमा रहा है, अगर उसकी यील्ड हम ट्रिपल कर देते हैं तो उसके 9 लाख रुपए कमाई कर देते हैं, तो किसान के परिवार में खुशहाली आएगी। उसको ब्याज पे पैसा नहीं उठाना पड़ेगा और किसान भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं हम चाहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं होंगी। वो हमारा भाई जो है जिसके पास कम जमीन है वो भी अपना ट्रैक्टर खरीदेगा, उसके पास मोटरसाइकिल होगा, उसके पास मोबाइल होगा, घर में उसके अप्लायंसेज होंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज पाएगा। बिल्कुल, एग्रीकल्चर रिसर्च पे एलोकेशन कहीं ज्यादा बढ़नी चाहिए और उसके अंदर भी अटेम्प्ट ये होनी चाहिए कि किसान भाइयों को गाइड किया जाए। और किसान भाइयों को गाइड भी ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, वहां जाके किसान के गांव में जाके उसकी अपनी भाषा में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट उनसे बात करें और उनको बताएं कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे काम कीजिए ताकि आपकी उत्पाद बढ़े, ताकि आपका यील्ड बढ़े। तो वो रिसर्च इस तरह की होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हम किसान की कमाई को बढ़ा सके, किसान की कमाई को डबल ट्रिपल कर सके, क्योंकि उससे 2 फायदे होंगे। एक तरफ हम किसान की कमाई बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ
उत्पाद बढ़ा लेंगे तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगी। आई थिंक आई एम टोटली विद यू, बहुत ही वंडरफुल सजेशन आपने दी है। ठीक है, क्योंकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि अगर जो कृषि मजबूत होती है, उसकी आय मजबूत होती है, तो हमारे किसान समृद्ध होंगे, और जब किसान समृद्ध होंगे तो जो 60% के करीब जनसंख्या कृषि पर आधारित है वो समृद्ध होगी, यानी कि हमारा भारत समृद्ध होगा। और इसलिए बजट में कृषि पर ध्यान देना अति आवश्यक है, और उसमें भी कृषि शोध पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।